गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। चलो बेटा जल्दी से सभी लोग कनेक्ट हो जाओ और शुरू करते हैं अपनी क्लास। एटीएम एवरेज टू मास्टर क्लास। पॉलिटी के गिने चुने 2-3 टॉपिक्स रह गए हैं, उनमें से एक है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। अगले 1 या 2 दिन में ये मान के चलो तुम्हारी पॉलिटी खत्म है, ठीक है। अगले 1 या 2 दिन में मान के चलो तुम्हारी पॉलिटी खत्म है भैया। चलो अभी मैं विजिबल हूं, आवाज क्लियर है? अरे नहीं नहीं मधु बाबू, क्लासेस तो चल रही है, क्लासेस तो चल रही है बेटा। 9 बजे रीजनिंग की भी क्लास है एटीएम में। 9 बजे है ना, कोई बात नहीं, उससे पहले खत्म करते हैं। चलो कोशिश करते हैं उससे पहले खत्म कर देंगे। बिल्कुल हो जाएगा विशाल, बिल्कुल हो जाएगा बेटा, पर डेडिकेटेडली फॉलो करो इसको जो हम करवा रहे हैं, ठीक है। तुम्हें 1 हफ्ते से नहीं दिख रही मधु, रुको मैं तुम्हारी आईडी भेज देता हूं। डोंट वरी डोंट वरी, सारी क्लासेस दिखेंगी बेटा। ठीक है, कल तक रिजॉल्व हो जाएगी, डोंट वरी। चलो भाई, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। बहुत बढ़िया विशाल। पर बेटा घंटे डिसाइड नहीं करते कि सक्सेस मिलेगी या नहीं। डेली का जो टारगेट जो तुमने बना रखा है वो अगर पूरा हो रहा है तो वो डिसाइड करेगा, ठीक है। चलो अभिषेक कब होगा पता नहीं भाई, जब आएगी डेट शीट तो पता चल ही जाएगा। चलो सर, आज जेई में आपकी क्लास से क्वेश्चन आया था। अरे बिल्कुल आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। यार देखो इतनी बड़ी जीके है, साला कुछ ना कुछ तो बढ़िया फंसेगा ही, टेंशन क्यों ले रहे हो। इनफैक्ट ज्यादा फंसेंगे, ठीक है। तुम बस अपनी डेडिकेटेडली पढ़ाई पे फोकस करो और तुम्हारे लिए जो बेस्ट हो सकता है मैं अपने लेवल पे कर रहा हूं, टेंशन ना लो, ठीक है। चलो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन, ये हमारा टॉपिक है। और करीबन यार ये जो चलेगा ना, ये 2 या 3 पार्ट्स में चलेगा। उसके बाद 1 या 2 टॉपिक्स रहते हैं, फिर खत्म है अपना। तो संवैधानिक संशोधन या तो कल ही खत्म हो जाएगा ये, या फिर 1-2 क्लास चलेगा यार, क्योंकि इसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट अपने पास। तो संवैधानिक संशोधन, तो कुछ भी इंपॉर्टेंट छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। संवैधानिक संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो बेटा सभी लोग ध्यान से देखो, जो भी जरूरी अमेंडमेंट्स हैं वी विल डिस्कस हियर, ठीक है। हम उनको डिस्कस करने वाले हैं जो जरूरी हैं, वरना तो 106 हो रखे हैं, 106 थोड़ी पढ़ने हैं हमें। तो जो जरूरी है उनको क्लास में डिस्कस करेंगे। आज भी ऐसे ही अमेंडमेंट्स को लेकर आया हूं। और जो लोग भी ऐसे बच्चे हैं हमारे जो एटीएम से जुड़े हुए हैं डायरेक्टली, पर उन्होंने फाउंडेशन तैयार नहीं किया हुआ, तो बेटा अभी 20 तारीख तक जो है आपका ऑफर प्राइस चल रहा है। आप फटाफट से इस बैच से जुड़ के अपनी तैयारी थ्योरी की शुरू कीजिए और उसके बाद एटीएम में सवाल लगाइए, आपको मजा आएगा, ठीक है। फाउंडेशन पहले जरूरी है और उसके बाद फिर एटीएम उसके साथ में, ठीक है। मतलब ये समझ लो कि डायरेक्टली एटीएम से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। एटीएम सिर्फ उनके लिए फायदेमंद है जिन्होंने थ्योरी पहले से पढ़ रखी है। अगर आपने नहीं पढ़ रखी तो पहले गो फॉर दिस फाउंडेशन एंड देन ज्वाइन एटीएम, ठीक है बच्चों। चलो पहला क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिमूव्ड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स। भारत के संविधान में किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया? चलो भाई जल्दी से बताओ, तो कौन से अमेंडमेंट ने संपत्ति के अधिकार को, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया? जल्दी बताओ। हम ऑलरेडी इसको कई बार पढ़ चुके हैं, कई बार हम पढ़ चुके हैं राइट टू प्रॉपर्टी को कब कैसे हटाया गया। तो देखो भाई, मैंने जब जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं यूट्यूब पर, कितनी बार ये चीज जिक्र में तुम्हारे लाया हूं मैं कि 44th अमेंडमेंट जो है 1978 का, जो मोरारजी देसाई की सरकार के टाइम पर आया। उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, ठीक है। मोरारजी देसाई ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे, यानी बेसिकली फर्स्ट नॉन कांग्रेसी पीएम थे।
पहले नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट बनी थी यहां पर, पहली नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट बनी थी और उसके पहले पीएम थे ये। तो उससे पहले क्या थे, जवाहरलाल नेहरू थे, लाल बहादुर शास्त्री बने, इंदिरा गांधी बनी, और उसके बाद जो है पहले नॉन कांग्रेसी पीएम बने मोरारजी देसाई, और इनकी सरकार के दौरान ये अमेंडमेंट आया जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार को 7 फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटा दिया गया। हमारे पास पहले कितने फंडामेंटल राइट्स थे? हमारे पास पहले 7 फंडामेंटल राइट्स थे, और उन 7 फंडामेंटल राइट्स में से एक राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। ठीक है भाई, इसको खत्म कर दिया गया। और फिर 7 में से कितने रह गए अपने पास? 6। आज भी वो 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे पास हैं। अब तुम बोलोगे सर ये फंडामेंटल राइट्स में था तो मतलब कोई आर्टिकल से रिलेटेड होगा, कौन से अनुच्छेद में था सर ये? तो बेटा ये आर्टिकल 31 में था। अब आर्टिकल 31 में से इसको हटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, अब आर्टिकल 31 यानी आर्टिकल 31 से हटा दिया गया है। अब इसको शिफ्ट कर दिया है पार्ट 12 में, भाग 12 में, आर्टिकल 300A में। ध्यान से सुनना मेरी बात, जब ये फंडामेंटल राइट्स में था तो ये पार्ट 3 में था, है ना, पार्ट 3 में था और आर्टिकल 31 में था। अब जब ये संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं है, जब ये फंडामेंटल राइट था तब की बात कर रहा हूं, तब तो ये पार्ट 3 में और आर्टिकल 31 में था। पर अब क्या सीन है भाई? अब ये पार्ट 12 में है, पार्ट 12 में है और आर्टिकल 300A में है। और अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, अब ये लीगल राइट है, अब ये कानूनी अधिकार है। अब ये क्या है बच्चों? कानूनी अधिकार है, लीगल राइट है। समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो भैया, क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया? यस और नो में जवाब दो भाई, क्लियर हुआ कि नहीं? संपत्ति का अधिकार 7 फंडामेंटल राइट्स में था 1978 तक, अब नहीं है। 1978 के बाद से 6 ही फंडामेंटल राइट्स हैं। पहले आर्टिकल 31 में था भाग 3 के, अब ये भाग 12 के आर्टिकल 301 में है और कानूनी अधिकार के तौर पे है। ठीक है भाई? और फंडामेंटल राइट को सरकार आसानी से चेंज नहीं कर सकती, अमेंड नहीं कर सकती, पर जब ये कानूनी अधिकार है तो सरकार इसे आसानी से मोल्ड कर सकती है, चेंज कर सकती है, अपने हिसाब से लागू कर सकती है। खेला क्लियर है? निशांत बेटा देखो, एटीएम से प्रैक्टिस हो जाएगी, अगर तूने पहले से थ्योरी पढ़ रही तो जबरदस्त प्रैक्टिस हो रही है तेरी। पर अगर तू तैयारी ही यहीं से कर रहा है तो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, मैं सच सच बता रहा हूं, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, कितने ही याद कर पाएगा तू? अगर क्वेश्चन की जरा भी लैंग्वेज चेंज हुई तो फंस जाओगे। पर थ्योरी जब आप पढ़ लेते हो तो फिर आपका सवाल कैसा भी हो, लैंग्वेज कैसी भी हो, आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लोगे ये तो इस टॉपिक से है। ठीक है, बस ये फर्क है। बाकी अगर तू कर सकता है तो बिल्कुल इसी से कर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर थोड़ी सी दिक्कत तो रहेगी। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, चलो जल्दी बताओ। द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज मेड ऑन, भारत के संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? इट शुड बी मेड इन, क्योंकि ईयर है ना, तो ये क्या होना चाहिए भैया? ये होना चाहिए इन। अगर डेट होती तो ऑन ठीक था। बताओ भाई, बताओ कौन से ईयर में पहला अमेंडमेंट, पहला संवैधानिक संशोधन हुआ हमारे संविधान में? जल्दी बताएंगे बेटा सभी लोग। नहीं यार, 52 नहीं, 51 है। 1951 में पहला अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट, पहला संवैधानिक संशोधन, फर्स्ट संवैधानिक, पहला संवैधानिक संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ बच्चों? 1951 में, 1951 में। और इसमें हुआ क्या मैं आपको बताता हूं। हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 8 शेड्यूल्स थी। यानी शेड्यूल का मतलब तुम सब जानते हो, जहां पर भी हमने संविधान का एक्स्ट्रा कंटेंट डाला हुआ है। जो भी चीज हम हमारे संविधान के 25 भागों में
और हमारे संविधान के 448 अनुच्छेदों में शामिल नहीं कर पाए, उनको हमने अनुसूचियों में डाल दिया, उनको हमने शेड्यूल्स में डाल दिया। तो जो भी एक्स्ट्रा कंटेंट है हमारे संविधान का वो हमने कहां डाल दिया? अनुसूचियों में। शुरुआत में मैं आपको बता दूं, जब संविधान बना 26 जनवरी 1950 को, तो हमारे पास 8 शेड्यूल्स थे। पर इस पहले संवैधानिक संशोधन 1951 के थ्रू 9th शेड्यूल ऐड हुआ, 9वीं अनुसूची जुड़ी यहां पर। तो पहले अमेंडमेंट ने क्या किया बच्चों? 9th शेड्यूल को ऐड कर दिया, है ना, 9th शेड्यूल को जोड़ दिया। तो इस अमेंडमेंट के द्वारा क्या हुआ? 9th शेड्यूल ऐड किया गया और इस 9th शेड्यूल में 13 ऐसे कानूनों को शामिल किया गया, 13 ऐसे कानूनों को शामिल किया गया, कानूनों को शामिल किया गया जो भूमि सुधार से संबंधित थे, यानी लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड थे, भूमि सुधार से संबंधित थे, यानी लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड थे। और लैंड रिफॉर्म्स में भी क्या? जमींदारी प्रथा को खत्म करने से रिलेटेड। बड़े बड़े किसानों के पास हजारों एकड़ जमीन थी ना, उनसे जमीनें छीनकर छोटे किसानों के बीच में बांटी गई, यानी जमींदारी सिस्टम का, जमींदारी प्रथा का खात्मा किया गया। ठीक है, जमींदारी प्रथा का समापन। ठीक है बच्चों, जमींदारी प्रथा का समापन यानी अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। तो 13 ऐसे कानूनों को शामिल किया गया 9th शेड्यूल में जो भूमि सुधार से संबंधित थे। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, इन कानूनों को, यानी 9th शेड्यूल में जितने भी कानून होंगे, ध्यान सुनना मेरी बात, इन कानूनों को, यानी 9th शेड्यूल के कानूनों को 9th शेड्यूल के कानूनों को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, इसका मतलब यह है कि सरकार जो भी कानून 9th शेड्यूल में डालेगी उसे कोई भी कोर्ट नहीं ले जा सकता कि अरे सरकार ने क्या कानून बना दिया। जो भी कानून बनेगा और उसे 9th शेड्यूल में डाला जाएगा, मतलब कोर्ट उस पर संज्ञान नहीं ले सकता। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है जुडिशियल रिव्यू की, कि सरकार जब भी कोई कानून बनाएगी तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर होती है जुडिशियल रिव्यू की, कि वो चेक करे कि भाई कानून ठीक है संविधान के हिसाब से कि नहीं है। अगर नहीं होता संविधान के हिसाब से ठीक, तो उसे रद्द कर देता है कोर्ट। तो यहां पर जो भी कानून बने, चाहे वो संविधान के हिसाब से हो या ना हो, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। सरकार ने ये 9वीं अनुसूची इसलिए बनाई ताकि सरकार कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजंस ले सके जिसमें कोर्ट इंटरफेयर ना करे। समझ में आ रही है बात? कोर्ट इंटरफेयर ना कर सके, कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन सरकार को लेने थे भूमि सुधार से संबंधित, इसलिए 9वीं अनुसूची बनाई गई। और उसमें बोला गया कि जो भी कानून इसमें डाले जाएंगे, शुरुआत में 13 डाले गए, वो सभी कोर्ट से सुरक्षित होंगे, कोर्ट उनमें इंटरफेयर नहीं करेगा, हम अपने हिसाब से एक्शन लेंगे। तो इस तरीके से 9वीं शेड्यूल को ऐड किया गया था। याद रखना, आज के टाइम में यहां पर 284 कानून है, 284 कानून है। शुरुआत में तो 13 ही थे। 284 कानून टिल नाउ, यानी आज तक इतने डल गए हैं। और ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं या सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स के हैं, सेंटर और स्टेट दोनों के ही हैं। सेंटर एंड स्टेट यानी राज्य सरकारों के और केंद्र सरकार के, सभी के मिला के 284 कानून यहां पर है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। यस और नो में जवाब दो जल्दी से सभी लोग, यस और नो जल्दी बताओ भाई। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द पार्लियामेंट द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन?
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है? यानी वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें यह लिखा हुआ है कि भारत की संसद, भारत की पार्लियामेंट, जिसे आप लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के नाम से जाने जाते हैं, जब आप इन तीन चीजों को एक साथ बोलते हैं ना, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, ये तीनों मिलके भारत की संसद फॉर्म करते हैं। इन तीनों को मिलके बोलते हैं संसद, पार्लियामेंट। तो भारत की संसद को, यानी लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट को मिलके यह अधिकार है कि वो संविधान में संशोधन कर सकते हैं। कौन से आर्टिकल में? ये बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 में याद रखना बेटा। पर एक चीज याद रखो यार, यहां पर सीन क्या है कि ये आर्टिकल संसद को, और जब मैं संसद बोलता हूं यानी पार्लियामेंट जब बोलता हूं मैं, तो इसका मतलब तो आप सभी समझते हो, है ना। जब मैं संसद बोल रहा हूं, जब मैं पार्लियामेंट बोल रहा हूं, इसका मतलब आप सब जानते हो कि लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इन तीनों को मिला के तो संसद बोलते हैं। और इन तीनों का काम क्या है मिलाकर? कानून बनाना, लॉज बनाना, है ना भाई। संसद को या पार्लियामेंट को सेंट्रल लेजिस्लेचर भी तो बोलते हैं, केंद्रीय विधायिका भी तो बोलते हैं, जिसका काम है देश के लोगों के लिए कानून बनाना। ये तीनों मिलकर कानून बनाते हैं। अगर लोकसभा ने कोई बिल पास किया किसी मुद्दे से रिलेटेड, और फिर राज्यसभा के पास पहुंचा, फिर राज्यसभा ने उसे पास किया, फिर वो प्रेसिडेंट के पास पहुंचा, पर प्रेसिडेंट ने पास नहीं किया, तो दोनों सदनों से अगर वो पास हो गया है बिल, पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी नहीं दी, तो वो बिल ही रहेगा, वो कानून नहीं बनेगा। जब तक राष्ट्रपति अपनी मंजूरी, जब तक राष्ट्रपति अपनी एसेंट नहीं दे देते, तब तक बेटा वो बिल ही रहेगा, वो कानून नहीं बनेगा। इसीलिए तीनों जगह से पास होना जरूरी है किसी भी बिल का कानून बनने के लिए, ठीक है। तो आर्टिकल 79 के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 79 के तहत संसद या पार्लियामेंट का मतलब है लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, और पार्लियामेंट को यह राइट है, पार्लियामेंट को यह अधिकार है, पार्लियामेंट को यह अधिकार है कि वो संविधान में जरूरत पड़ने पर, ऐसा नहीं कि साला फ्रिक्वेंटली, अरे आज ऐसा करो आर्टिकल 5 को बदल डालो, अरे आर्टिकल 19 थोड़ा मजा सा नहीं आ रहा, इसे बदल डालो, ऐसा नहीं हो सकता। जब जरूरत है, जेन्युइनली जरूरत है, तभी बदला जा सकता है। तो यह अधिकार है कि वो संविधान को जरूरत पड़ने पर अमेंड कर सकती है या संशोधित कर सकती है, ठीक है बच्चों। पार्लियामेंट के पास ये राइट है अंडर आर्टिकल 368। पर अब ध्यान से सुनो, एक कंडीशन भी है कि पार्लियामेंट संविधान को जरूरत पड़ने पर अमेंड तो कर सकती है, पर मूलभूत संरचना के साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि पता चला मूलभूत संरचना को ही चेंज करने चल पड़े हो। मूलभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। मूलभूत संरचना के साथ कोई छेड़खानी नहीं, पर मूलभूत संरचना के साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। समझ में आया बच्चों? संविधान में अमेंडमेंट कर सकती है पार्लियामेंट, पर एक शर्त पर कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, जो मूल संरचना है, उसके साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। अब तुम बोलोगे सर मूल संरचना क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? भाई बेसिक स्ट्रक्चर यह है, बेसिक बात यह है, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, न्याय है, ऐसी बेसिक चीजें जिनकी जरूरत है देश में, अगर उनको बदलने की सोचा जाएगा तो मतलब आप तो संविधान की मूल संरचना के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तो ये अलाउड नहीं है भाई, संशोधन के नाम पे ये अलाउड नहीं है। बाकी संविधान को संशोधित करने का अधिकार है पार्लियामेंट के पास, ठीक है भाई। और अमेंडमेंट जो होता है वो होता है दो तरह के बहुमत से, ठीक है। एक तो सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू, सिंपल, और दूसरा स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू।
सिंपल एंड स्पेशल मेजॉरिटीज के थ्रू अमेंडमेंट होता है। सिंपल एंड स्पेशल मेजॉरिटीज के द्वारा अमेंडमेंट होता है। अब तुम बोलोगे सर सिंपल का मतलब, बेटा सिंपल का मतलब साधारण बहुमत, साधारण बहुमत, और स्पेशल मतलब विशेष बहुमत। ठीक है, चलो साधारण में मोर देन 50%, उधर पे 2/3 बहुमत। मैं लिख देता हूं मोर देन 50% और यहां 2/3। ठीक है, अब समझ में आ जाएगा। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच अमेंडमेंट इट वॉज एडेड इन आर्टिकल 75 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन that the total number of ministers including the prime minister in the council of ministers shall not exceed 15% of the total number of members of the Lok Sabha। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह किस संशोधन के तहत जोड़ा गया कि मंत्री परिषद में यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की जो कुल संख्या होगी वो लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यानी अब तुम ध्यान से सुनो, तुम सब जानते हो कि देश पर शासन करने के लिए हमारे पास एक बॉडी है जिसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, है ना। क्या बोलते हैं बच्चों? एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। ये राज्य के स्तर पर भी होती है और सेंटर के स्तर पर भी होती है। फिलहाल हम सेंटर वाले की बात कर रहे हैं। तो एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका में कौन कौन होता है? एक तो होते हैं प्रेसिडेंट साहब या प्रेसिडेंट साहिबा है फिलहाल, है ना। एक तो होते हैं प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, एक होते हैं वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। और ध्यान से सुनना बेटा, एक तो प्रेसिडेंट होते हैं, एक वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, एक होते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर, और फिर होते हैं उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी उनके मंत्री परिषद जिसमें उनके मंत्रीगण हैं। तो बेसिक बात यह है कि प्रधानमंत्री और उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो मंत्रीगण हैं टोटल मिलके, प्रधानमंत्री को भी इंक्लूड करके, टोटल लोकसभा की जो सदस्य संख्या है उसका 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब तुम बोलोगे सर लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी? तो बेटा लोकसभा की सदस्य संख्या है 543। तो 543 का 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में लोग। अब 15% क्या हुआ भाई? 15% क्या हुआ? 15 डिवाइडेड बाई 100 कर दो और ये जो वैल्यू आएगी बच्चों, ये वैल्यू आएगी 81.45। यानी अप्रोक्सीमेटली लेते हैं 81 ले लेते हैं, ठीक है, या 82 ले लो, जैसे भी आप लेना चाहो। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 81 लोगों से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 81 लोगों से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और ये हुआ है अमेंडमेंट नंबर 91 के द्वारा। 91वां जो अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ 2003 में, उसके तहत यह डिसाइड किया गया कि भाई लोकसभा की जो सदस्य संख्या है 543, उसका 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, मिनिस्टर्स की संख्या, मंत्रियों की संख्या, पीएम को इंक्लूड करके, पीएम अलग से नहीं, पीएम प्लस मंत्रीगण 81 से ज्यादा नहीं होने चाहिए लोग। तो ये कम ही रहते हैं 81 से, कभी 60 रहते हैं, कभी 65 रहते हैं, कभी 70 रहते हैं, कभी 75 रहते हैं, इतने ही रहते हैं, 81 क्रॉस नहीं करते। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और आंसर तुम्हें पता चली गया है कि 91st अमेंडमेंट के द्वारा हुआ है। यस और नो बेटा सभी लोग बताएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन कौन से फोल्डर में है? श्वेता बेटा मैं समझ नहीं पाया आपके क्वेश्चन को। चलो सर पॉलिटी से एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं? बेटा एनटीपीसी की अगर मैं बात करूं तो एनटीपीसी में आप मान के चलो करीबन 4 से 5 या 5 से 6 सवाल तो आएंगे पॉलिटी से, ठीक है। तान्या ठीक है 20 64 68 मैं तुम्हारी भी आईडी भेज देता हूं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। श्वेता फाउंडेशन बैच में पॉलिटी अभी शुरू होगी, अभी हुई नहीं है। देखो फाउंडेशन बैच जो है वो थ्योरी वाला बैच है और जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये प्रैक्टिस वाला बैच है।
ठीक है। तो ये वाली बात है कि जरूरी नहीं है कि जो फाउंडेशन में जिस टाइम पे चल रहा हो उसी की प्रैक्टिस यहां पे चलेगी। फाउंडेशन में जो सब्जेक्ट्स होंगे उन सभी सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस यहां पर होगी, पर यह जरूरी नहीं है कि सेम टाइम पे वो सब्जेक्ट्स चले। ठीक है, चलो, क्योंकि दोनों डिफरेंट बैचेस हैं, सब्जेक्ट्स वही होंगे, टॉपिक्स वही होंगे, पर सेम टाइम पे चले वो बिल्कुल जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1987 मेड गोवा अ फुल फ्लेज स्टेट विद अ स्टेट असेंबली एंड फॉर्म्ड दमन एंड दीव एज अ यूनियन टेरिटरी? 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने गोवा को एक राज्य विधानसभा के साथ पूर्ण राज्य बना दिया और दमन और दीव को उससे अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया? यानी पहले गोवा, ध्यान से सुनना, 1987 तक गोवा और दमन और दीव आपस में मिलकर एक यूनियन टेरिटरी थे। ठीक है, बाद में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और दमन और दीव को अलग से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, यूटी बना दिया गया। तो कौन से अमेंडमेंट के द्वारा हुआ है ये? बताओ बेटा, सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताओ। कमेंट दोनों तरफ चालू हो, उधर भी चालू, इधर भी चालू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम बताओ बस। ठीक है, शाबाश, बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 56 और 55 में कंफ्यूजन है बेटा, अभी क्लियर कर देंगे, टेंशन ना लो तानिया बाबू। चलो, तो मैं बता देता हूं, आंसर होगा 56। 56 अमेंडमेंट ने, 56 यानी 56वें संशोधन ने 1987 में गोवा को तो एक राज्य का दर्जा दे दिया और उसमें विधानसभा स्थापित कर दी ताकि वहां पे विधानसभा के चुनाव हो, सरकार बने, मुख्यमंत्री चुना जाए। ठीक है, और दमन और दीव क्योंकि बहुत छोटी टेरिटरी थी, इसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो 56th अमेंडमेंट के द्वारा, 56th अमेंडमेंट के द्वारा ये हुआ है। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? बिल्कुल। तो 56th अमेंडमेंट के द्वारा ये हुआ है। बाकी 55th में क्या है, 52nd में क्या है, 57th में क्या है, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, तो मैं तीनों के तीनों बता देता हूं आपको, तीनों के तीनों बता देता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल, ध्यान से देखो बेटा, मैं बता रहा हूं, देखो ध्यान से देखो। 55th, देखो 55th अमेंडमेंट जो है ये हुआ है, हाँ, 1987 में या 1985 में, दोनों में से किसी में हुआ है, एक बार रुको। आएगा आएगा, याद आएगा बाबू, आएगा। हाँ, तुम भी बता सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आएगा, याद आएगा। 1986 या 87 में ही हुआ है, 1986 या 87 में। एक बार इसको कंफर्म कर लेना यार, मेरे दिमाग से एकदम से निकल गया। 1986 या 87 में से किसी एक ईयर में ये 55th अमेंडमेंट हुआ है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश को स्टेट बना दिया गया। क्या बना दिया गया? स्टेट बना दिया गया। 24वां राज्य बना भारत का अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखना बेटा, ये ईयर एक बार कंफर्म कर लेना, मेरे दिमाग से अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। ठीक है, एक बार देख लेना ये चीज। 55th 1986 या 87 में अरुणाचल प्रदेश को 24वां राज्य बनाया जाता है भारत का। यानी उससे पहले क्या था फिर अरुणाचल प्रदेश? भाई उससे पहले क्या था? इस 55th अमेंडमेंट से पहले अरुणाचल प्रदेश क्या था? तो पहले ये क्या था? पहले ये था नेफा। पहले इसे क्या बोलते थे बच्चों? पहले इसे नेफा बोलते थे। अब तुम बोलोगे सर नेफा मतलब? तो इसे बोलते थे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो अरुणाचल प्रदेश का पहले नाम क्या था बच्चों? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नेपा। तो पहले इसे नेपा कहते थे। ठीक है, और बाद में 55th अमेंडमेंट के बाद 1986 या 87 में अरुणाचल प्रदेश नाम दिया गया और इसे भारत का 24वां राज्य बनाया गया। 52nd अमेंडमेंट में ये 52nd अमेंडमेंट 1985 में हुआ। इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ आया।
दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? दल बदल विरोधी कानून। दल बदल, दल बदल विरोधी कानून क्या मतलब है अभी बताता हूं। तुम सब कई बार देखते हो कि जो चुने हुए नेतागण हैं, हमारे चुने हुए नेतागण हैं, चाहे सेंटर में चुना हुआ है तो वो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और अगर राज्य में है तो वो एमएलए है अपने राज्य का। तो ये जो चुने हुए नेता होते हैं, एमएलए या एमपी, राज्य में एमएलए, सेंटर में एमपी यानी सांसद या विधायक, राज्य में एमएलए यानी विधायक, सेंटर में एमपी यानी कि सांसद। तो जब ये ऐसे नेता लोग जब अपने पर्सनल मोटिव के लिए, जब अपने अपने व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए, अपने व्यक्तिगत लालच के चक्कर में एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो इसे बोलते हैं डिफेक्शन, दल बदल। और इसी डिफेक्शन को रोकने के लिए, इसी दल बदल को रोकने के लिए, क्योंकि चुना हुआ बंदा, चुना हुआ नेता अगर एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहा है, तो मतलब जिस पार्टी को छोड़ा उसको नुकसान होगा एक सीट का। और ऐसे अगर 8-10 चले जाए तो भैया सरकार गिरने के भी चांसेस रहते हैं, तो सरकार फिर बन ही नहीं पाएगी स्टेबल तरीके से, पूरी तरीके से, स्थिर तरीके से। तो ये बहुत ज्यादा होने लगा था 1970-1980 के दशक में। तब राजीव गांधी की सरकार 1985 में ये अमेंडमेंट लेके आती, 52nd अमेंडमेंट एंटी डिफेक्शन लॉ, कि जो भी चुना हुआ नेता दल बदल करेगा, पार्टी चेंज करेगा, पार्टी चेंज करो कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने उस पद को छोड़ के जाओ, विधायक या जो एमपी का जो पद है उसे छोड़ के जाओ और जाके ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या होता था, पद भी बना रहता था और पार्टी भी स्विच कर लेते थे, पर 1985 में साफ बोल दिया गया कि भाई जाना है तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पद छोड़ के जाओ। ठीक है, जिस पार्टी के टिकट पे तुम जीते हो, जीत तो वहां से गए, फिर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, गद्दारी कोरबे। तो गद्दी को बोलते हैं, इसी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ 10th शेड्यूल। हम लोगों ने पढ़ा था 10th शेड्यूल, हमने इसी पॉलिटी में एटीएम में पढ़ा है 10th शेड्यूल। ठीक है भाई, चलो फिर 57th अमेंडमेंट क्या है? 57th अमेंडमेंट देखो भैया, 57th अमेंडमेंट क्या है बताओ, किसी को आइडिया है? किसी को भी आइडिया है? किसी को भी जल्दी बताओ 57th क्या है? जल्दी जल्दी, पता है कि नहीं पता? मैं बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। देखो 57th अमेंडमेंट हुआ एक तो 1987 में, तो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के जो ट्राइबल लोग हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, जैसे 4 स्टेट्स की बात हो रही है, एक तो अरुणाचल प्रदेश, एक नागालैंड, एक मेघालय और एक मिजोरम। मणिपुर की बात नहीं हो रही है, असम की बात नहीं हो रही है। 4 स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, ध्यान से सुनो मेरी बात, 4 जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, इनकी जो जनजातीय लोग हैं, इनके जो जनजातीय लोग हैं, जनजातीय लोगों को लोकसभा और राज्य विधानसभा में रिजर्वेशन दिया गया, सीट पक्की की गई इनकी, राज्य विधानसभा में सीटें दी गई, इनको रिजर्वेशन दिया गया कि तुम्हारी कम्युनिटी से भी लोग चुन के आ सकते हैं लोकसभा में और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल, मैं फिर बता रहा हूं, 1987 में यह अमेंडमेंट आया, 57th अमेंडमेंट, कि उत्तर पूर्वी राज्यों में जो 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, वहां के जो ट्राइबल लोग हैं, वहां के जो आदिवासी जनजातीय लोग हैं, उनको यह अधिकार दिया जा रहा है कि लोकसभा में उनके लिए सीट्स रिजर्व की जा रही हैं, आरक्षित की जा रही है, कि उन सीटों पे उन्हीं के बीच में से लोग आएंगे, और राज्य विधानसभाओं में भी उनके लिए इतना % कोटा तय किया जा रहा है, वहां पर भी ये चुनाव लड़के जीत के आ सकते हैं, मतलब सीट पक्की कर दी इनकी। कितनी बढ़िया बात है। तो 57th अमेंडमेंट ने ये किया। अब मुझे उम्मीद है कि आपके सारे समझ में आ गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following was introduced as 101st amendment of the Constitution of India on July 1, 2017? निम्नलिखित में से कौन सा 1 जुलाई 2017 को भारत के संविधान के 101वें संशोधन के रूप में पेश किया गया था? बताओ भाई, जल्दी जल्दी। 1 जुलाई 2017 को इनमें से क्या आया था? पता है क्या कुछ? बताओ भैया, सभी लोग बताएंगे।
बताओ 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 सभी। जीएसटी, बहुत बढ़िया। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। तो जो भी कमोडिटी, जो भी गुड्स, जो भी वस्तु हम खरीदते हैं या जो भी सर्विस हम लेते हैं, जो भी सेवा हम लेते हैं, तो भैया उसका हमें टैक्स पे करना पड़ता है। पहले कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस, अप्रत्यक्ष कर सरकार लगा दिया करती थी और आम आदमी को समझ में नहीं आता था कौन सा कर कब लग रहा है, ये कौन सा कर है, ये कौन सा टैक्स है। तो सरकार ने लगभग सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटाकर एक टैक्स बना दिया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो आप कोई भी सामान खरीदते हो आज के टाइम में मार्केट से, तो उस पर आपको जीएसटी पे करना पड़ता है। मतलब मान लो अगर आपने 10 रुपए की बिस्किट का पैकेट खरीदा, तो 10 रुपए की उस कीमत में ही ऑलरेडी जीएसटी शामिल है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। जब आपने एक कोर्स भी लिया, जब आपने क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर एप्लीकेशन से जब कोर्स भी लिया, तो उस पर भी जीएसटी जा रहा है। ठीक है, आपने, क्योंकि आपने क्या लिया, आपने सेवा ली, प्रोडक्ट तो नहीं है, सेवा है, तो सेवा के लिए आपने जीएसटी भरा। साहिल सर उस जीएसटी को सरकार को देते हैं, जीएसटी सरकार को जाती है। आपने जो जीएसटी पे की वो डायरेक्टली सरकार के पास नहीं गई, वो कहां, इनडायरेक्टली सरकार के पास गई, साहिल सर के थ्रू वो चली गई सरकार के पास, क्योंकि उस पर सरकार का अधिकार है। ठीक है भाई, 18% जीएसटी है प्राइवेट एजुकेशन पे। समझ में आ रही है बात, 18%। तो मैं आप सबको बता दूं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये अलग अलग चीजों पर अलग अलग रेट है जीएसटी का। यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अलग अलग चीजों पर अलग अलग रेट से लगा हुआ है। 5 स्लैब हैं इसके, 5 सेक्शंस हैं। किसी किसी चीज पर बिल्कुल भी नहीं है, यानी 0% है। किसी किसी चीज या किसी किसी सेवा पे सिर्फ 5% है। किसी किसी सेवा पे 12% या किसी प्रोडक्ट पे 12% है। किसी किसी प्रोडक्ट या सेवा पे 18%। जैसे आप लोग जो कोचिंग ले रहे हो, तो ये प्राइवेट एजुकेशन है, इस पर 18% जीएसटी जाता है। फिर 28% का भी एक स्लैब है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 0, 5, 12, 18, 28, ये 5 स्लैब्स हैं जीएसटी के। और जीएसटी से रिलेटेड मुद्दों को देखती है, ध्यान से सुनो, जीएसटी से रिलेटेड मुद्दों को, जीएसटी से संबंधित मामलों को देखती है जीएसटी काउंसिल, जो संविधान में बनाई हुई है। जीएसटी से संबंधित मामलों को जीएसटी काउंसिल डील करती है, जीएसटी परिषद। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी वस्तु एवं सेवा कर परिषद, काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल देखती है, और जीएसटी काउंसिल का हेड होता है देश का फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। तो देश का फाइनेंस मिनिस्टर तो नहीं, देश की फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, वही जीएसटी काउंसिल की हेड है। तो याद रखो भाई, जीएसटी से संबंधित मामलों को जीएसटी काउंसिल देखती है, और इसके हेड होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। वित्त मंत्री। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड बीन इंपैक्टेड बाय द 44th अमेंडमेंट 1978। मुझे बताओ इनमें से कौन सा एक्ट, मतलब कौन सा आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद अफेक्ट हुआ या उसके ऊपर प्रभाव पड़ा 44वें संवैधानिक संशोधन से। जल्दी बताओ बेटा, सभी लोग जल्दी बताओ, सभी लोग बताएंगे। अभी मैंने डिस्कस किया था तुम लोगों के साथ पहली क्वेश्चन में, बिल्कुल 300A, क्योंकि 300A में ही तो डाला गया है राइट टू प्रॉपर्टी को, इसी में तो डाला गया है संपत्ति के अधिकार को। पर अब वो फंडामेंटल राइट के तौर पे नहीं है, अब वो मौलिक अधिकार के तौर पे नहीं है। जब तक वो आर्टिकल 31 में था तब तक वो फंडामेंटल राइट था, मौलिक अधिकार था। उसके उल्लंघन होने पर लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते थे उसे बचाने के लिए। पर अब राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार बनकर रह गया है, जिसको जब चाहे सरकार
इसके साथ वो सब कर सकती है जो फंडामेंटल राइट के साथ नहीं कर सकती थी, क्योंकि फंडामेंटल राइट एक तरीके से मान के चलो कि मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो संविधान का बहुत अभिन्न अंग है। उनको चेंज करने के लिए सरकार को 10 बार सोचना पड़ेगा। अब तो ये क्या कानूनी अधिकार है, सरकार को जब लगा रहे हटाओ इसको, यार जरूरत नहीं हटाओ, या फिर इसमें जब अमेंडमेंट करना कर दो, आराम से कर दो, तुरंत कर दो। वहां पे पूरा प्रोसीजर अपनाना पड़ता है जब वहां अमेंडमेंट करना पड़ता है। तो राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 300A में है, भाग यानी पार्ट 12 में है, ठीक है, पार्ट 12 में है। और अब ये सिर्फ कानूनी अधिकार है, यानी बहुत हल्का कानून बन के रह गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द 100th अमेंडमेंट 2015 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, भाई जो 100वां संशोधन हुआ था हमारे देश में, हमारे संविधान में, अभी 106 हो रखे हैं, तो जो 100वां संशोधन हुआ था 2015 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किससे रिलेटेड था? 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सुधार समझौता, या जीएसटी शुरू किया गया, या एनजेएसी वाज फाउंडेड। बताओ भाई, ये तो 2014 में हुआ था, ये तो 2014 में हुआ था 99th अमेंडमेंट के द्वारा, 99th अमेंडमेंट के द्वारा। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी ऐसी तैसी कर दी, इसे रद्द कर दिया, ठीक है। ये तो 99 का जो अमेंडमेंट था उसके थ्रू हुआ। जीएसटी हमें मालूम है 101 के द्वारा हुआ, 101वें अमेंडमेंट के द्वारा हुआ, ये तो अभी पढ़ा हम लोगों ने। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला कब हुआ? बताओ जल्दी से बताओ, ये तो बता सकते हो, बताओ बताओ बताओ। बिल्कुल 103, 103 तो 103वां जो संशोधन हुआ, 103rd अमेंडमेंट जो हुआ, ठीक है, उसके द्वारा 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनको 10% आरक्षण दिया गया सरकारी नौकरियों के लिए और इंस्टीट्यूशंस वगैरह के लिए। बाकी लैंड रिफॉर्म एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, यानी भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सुधार समझौता, यह हुआ है बच्चों, यह हुआ है 100वें समझौते में, मतलब 100वें संशोधन में। समझौता बोल रहा हूं भाई, दिमाग हिल गया है क्या मेरा? 100वां संशोधन 2015, ठीक है भाई, 100वां संशोधन 2015। पर एक चीज याद रखो यार, 100th अमेंडमेंट 2015 जो ये हुआ, तो इसमें बेसिकली क्या हुआ था, जब देश का विभाजन हुआ था, देश का पार्टीशन हुआ था, तो गलत तरीके से बॉर्डर डिमार्केशन हुआ, तो कई सारी भारत की जो भूमि है वो चली गई बांग्लादेश के पास, और बांग्लादेश की कई सारी बस्तियां आ गई भारत के पास। बाद में 1970-1980 के दशक में थोड़ी बहुत बातचीत भी हुई कि इसको भाई सही करना है, पर अल्टीमेटली 2015 में इसको सही कर लिया गया। जो भारत की थी वो भारत को मिल गई, जो बांग्लादेश की थी वो बांग्लादेश को दे दी गई। इस तरीके से लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ है यहां पे, ठीक है। एक तरीके से आप ये मान सकते हो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि सुधार संबंधी एक संशोधन था, ठीक है भाई। तो ये होगा आंसर, बी होगा। चलो नेक्स्ट, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन गेव इफेक्ट टू द रिकमेंडेशंस ऑफ स्वर्ण सिंह? किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, जिसने स्वर्ण सिंह की सिफारिशों को प्रभावी बनाया? अब तुम सब जानते हो, ये हमने कई बार पढ़ा है कि सरदार स्वर्ण सिंह के लीडरशिप में कमेटी बनाई गई थी, स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है, एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी को हिंदी में बोलते हैं बच्चों समिति। एक समिति बनाई गई थी 1976 में, 1976 में, और इस कमेटी का काम यह था, इंदिरा गांधी जी ने एक कमेटी बनाई थी, उस टाइम पे वही प्राइम मिनिस्टर थी। और लिख लेते हैं हम यहां पे कि इंदिरा गांधी जी द्वारा बनाई गई, जो हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी, इंदिरा गांधी जी द्वारा गठित की गई ठीक है, इंदिरा गांधी जी द्वारा गठित की गई, याद रखना बेटा। और एक चीज बताता हूं कि स्वर्ण सिंह कमेटी को यह बोला गया कि आप देश के नागरिकों की
मौलिक कर्तव्यों को तय करो, फंडामेंटल ड्यूटीज को तय करो। फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्यों को तय करो। तो फिर भाई इन्होंने किया, मौलिक कर्तव्य इन्होंने सजेस्ट किया कि भाई ठीक है, देश के जनता के संविधान के टूवर्ड्स, देश के टूवर्ड्स कुछ कर्तव्य तो होने चाहिए। तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज रेकमेंड की, 8 फंडामेंटल ड्यूटीज सजेस्ट की कि भाई जनता को ये 8 ड्यूटीज तो फॉलो करनी ही चाहिए। जब संविधान या देश जब उनके लिए इतना कुछ कर रहा है तो देश के नागरिकों का भी ये फर्ज बनता है कि देश के लिए, संविधान के लिए ये 8 फंडामेंटल ड्यूटीज निभाए वो। तो इंदिरा गांधी जी ने बोला ठीक है। तो अब सारे आर्टिकल, सारे पार्ट्स भरे पड़े थे, तो इनको डाले कहां पे, इनको कहां एनश्राइन किया जाए, कहां पर इनको पुट किया जाए। तब इसी कश्मकश में हुआ ये कि एक संवैधानिक संशोधन होता है, 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट होता है और इस 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा, 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा 10 फंडामेंटल ड्यूटीज तय की जाती है। यानी कमिटी ने ओहो एक सेकंड भाई लोग, देखो ध्यान से, 42nd अमेंडमेंट 1976 ने क्या किया, कमिटी ने तो 8 ड्यूटी सजेस्ट की थी, यहां पे अमेंडमेंट ने 2 और ऐड कर दी, टोटल हो गई 10। यानी सिफारिश हुई थी कमिटी की तरफ से 8 की, संविधान के संशोधन में बोला गया चलो ठीक है यार 2 और ऐड कर दो, तो टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को 42nd अमेंडमेंट के द्वारा एक नए पार्ट और एक नए आर्टिकल में ऐड कर दिया गया, एक नया पार्ट बनाया गया, एक नया भाग बनाया गया संविधान में, भाग 4A, भाग 4A, और एक नया आर्टिकल बनाया गया, आर्टिकल 51A, और यहां पर फंडामेंटल ड्यूटीज को डाला गया और ये आज भी यहीं पर है। और आज के टाइम में 10 नहीं है बच्चों, आज के टाइम में एज ऑफ नाउ यानी अभी हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। अब तुम बोलोगे सर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज कब हो गई, तो बेटा जो लास्ट जो ऐड हुई, जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई वो हुई 86th अमेंडमेंट के द्वारा, 86th संशोधन के द्वारा। अब ये 86th संशोधन जो है वो हुआ 2002 में, 2002 में 86th संशोधन 2002 में। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया हो। तो 42nd अमेंडमेंट को ठीक है जाना जाता है इस चीज के लिए, और पर इसे मिनी संविधान बोलते हैं, एक छोटा संविधान बोलते हैं। इसे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोल रहे हैं, कल जब दूसरा पार्ट आएगा तो उसमें डिटेल में आपको बताया जाएगा कि इसे क्यों बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि इस संवैधानिक संशोधन में सिर्फ यही एक संशोधन नहीं हुआ कि फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया, और 4-5 चीजें हुई हैं, वो कल मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, थोड़ा लंबा होगा वो सेशन, ठीक है। इतना समझ में आया, चलो नेक्स्ट। In which year did the voting age for the Lok Sabha and the State Legislative Assembly election change from 21 to 18 years? किस वर्ष लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से बदलकर 18 वर्ष कर दी गई? जल्दी बताओ बेटा सभी लोग, जल्दी। फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन सी, बेटा फंडामेंटल ड्यूटीज का पूरा चैप्टर मैंने करवाया हुआ है, आप वहां पर देख सकते हो कि कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है। ये मतलब हम जहां यहां पहुंचे हुए पॉलिटी में, तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमने वहां करवाई हुई है। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को अभी बताना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो आप प्लीज उस चैप्टर को देखो, आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो भैया वोटिंग एज को किया गया कम 1988 में। देखो एग्जाम में 1988 भी आ सकता है और 1989 भी आ सकता है, क्योंकि संशोधन हुआ 1988 में पर वो लागू हुआ 1989 में, तो दोनों में से कोई भी आ जाए करेक्ट है। 88 आ जाए, 89 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, बस अमेंडमेंट नंबर याद रखना 61st अमेंडमेंट। 61st संशोधन हुआ था, 61वां संशोधन हुआ था 1988 में, या फिर 1989 आ जाए तो 1989, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस 61वें अमेंडमेंट के द्वारा वोटिंग की एज 21 से कम करके 18 कर दी गई,
और आज भी वही है। यानी कोई भी भारत का ऐसा नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है, उसे मत डालने का अधिकार है, उसे मत देने का अधिकार है, वोट डालने का अधिकार है, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है भाई, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। सबको समझ में आया? दिखाएगा कुछ मादी बालक, दिखाएगा बेटा, दिखाएगा। अच्छे से देखो, पेड कोर्सेज में जाके देखना एप्लीकेशन पर। ठीक है, पेड कोर्सेज में जाके देखो, दिखेगा वहां पर। इतना समझ में आया? तो ये देखो, यही वाला दिखेगा कुछ मादी बालक, इसी थंबनेल के साथ दिखेगा आपको। तो ये अपना बैच है जिसको भी तैयारी करनी, क्योंकि अब देखो बेटा, अब टाइम आ चुका है। अब तुम्हारे पास गिनती के 3.5 महीने बचे हुए हैं, गिनती के 3.5 महीने हैं, और अब तैयारी नहीं हुई तो फिर तैयारी भूल जाओ। ठीक है, क्योंकि अब रिवीजन भी करना है, कोर्स भी पूरा करना है, तो बढ़िया तरीके से करो, लग जाओ 3.5 महीने ऐसे कि एकदम जी के पार हो जाए तुम्हारी। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं। पीडीएफ अभी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, और जो भी जिनको 2-3 लोगों को दिक्कत थी उनकी आईडीज में सेंड कर देता हूं, उनकी भी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। सर मैंने, हाँ ठीक है रजत, उसमें एटीएम प्लस अपना फाउंडेशन दोनों है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिविजुअली वो 499 का है। चलो बेटा।